हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ देव एंड यू आर वाचिंग बुक्स एंड टॉक्स। पुरानी कुछ वीडियोस आपको बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या है वो मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था, सोर्सेज एंड मटेरियल में कितने ब्रांड्स के आते हैं, अंदर से कैसा बेयर एक्ट दिखता है, वो सब मैंने आपको दिखाया था। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन सभी फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने हाल ही में एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है। बिना टाइम वेस्ट करें आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ बेयर एक्ट। ठीक है, द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ लॉ एज पास बाय लेजिस्लेचर विदाउट एनी कमेंट्री। जो लेजिस्लेचर जो लॉ पास करता है ना, वो एज इट इज़ जस्ट कॉपी जिन पेजेस में कंपाइल कर दिया जाता है, एक उसकी हार्ड कॉपी बना दी जाती है, वो बेयर एक्ट होता है। एग्जाम्पल आईपीसी या बीएनएस या बीएनएसएस या बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी बेयर एक्ट्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये एज इट इज़ वही लॉ है जो लेजिस्लेचर ने पास किया था, उसको अब अलग अलग पब्लिशर्स ने उसको प्रिंट कर दिया। वाई इट्स इंपॉर्टेंट? इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ, इवन जजेस रिलाई ऑन इट। तो बेयर एक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप उसको इंटरप्रेट करना सीखें। बेयर एक्ट को कैसे समझना है वो आपको आना चाहिए, बेयर एक्ट से कैसे डील करना है, ठीक है, और कैसे बेयर एक्ट को पढ़ना है और फिर समझना है। काफ़ी बच्चे ये गलती कर देते हैं या उनको ऐसा लगता है कि बेयर एक्ट बाकी किताबों की तरह है जिसे हमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं तो हमें 1 to 395 आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। सेम ऐसे अगर आईपीसी में 511 सेक्शंस थे तो हमें 511 के 511 सेक्शन 1 से लेके 511 तक पढ़ने होंगे। नहीं, हर एक सेक्शन का अपना अलग रेलेवेंस है, हर एक आर्टिकल का अपना एक अलग रेलेवेंस है। पढ़ना कैसे होगा आने वाली वीडियोस में देखेंगे, या हो सकता है मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको इसी वीडियो में समझा दूँ। ठीक है, वाई लॉ स्टूडेंट मस्ट रीड बेयर एक्ट्स, ऑल एग्जाम DOLLB जुडिशरी आर बेस्ड ऑन इट, हेल्प्स बिल्ड इंटरप्रिटेशन स्किल। इंटरप्रिटेशन ही वो सारा खेल है जो आपको लॉ में सीखना है। लॉ में बेसिकली क्या होता है ना, जो लॉ लेजिस्लेचर इनेक्ट करता है उनका विल क्या है, उसके पीछे उन्होंने क्या सोच के वैसा लॉ बनाया है। ठीक है, अब देखो लॉ बनता कैसे है, सबसे पहले तो ये समझो। सोसाइटी में जो भी सोशल ऑर्डर्स फॉलो होते हैं, जो भी नॉर्म्स फॉलो होते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं ना, उनको देखते हुए हमारी लेजिस्लेचर जो होती है ना, वो लॉ इनेक्ट करती है। अब मैं इसका एग्जांपल दूं। देखो, मान लीजिए सोसाइटी में मर्डर नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में चोरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लेजिस्लेचर ने आईपीसी में डाला था ना सेक्शन 300 मर्डर, जो पनिशेबल एक्ट था। ऐसे ही उन्होंने थेफ्ट भी डाला था, ऐसे उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी डाला था। तो ये सारे नॉर्म्स कैसे बने? सोसाइटी में जो लगा कि पीस मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी या समाज की शांति बनाए रखने में जो चीज़ या जिन रूल्स, जिन रेगुलेशंस की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसको वो लोग लॉ बना देते हैं। अगर मैं फैमिली मैटर्स की बात करूँ तो ये देखने में मिलता है, हम सब ने देखा है। अगर मैं हिंदू रिलीजन की बात करूं, जब हिंदुओं की शादी होती है तो उसमें वरमाला या जयमाला जैसी चीज़ें हम देखते हैं, हम फेरे देखते हैं, जो हम सप्तपदी हम बैरक में पढ़ते हैं। तो वो और कहाँ से आया? जो सोसाइटी में नॉर्म्स थे उन्हीं को कोडिफाई करके लॉ बना दिया गया। ठीक है, इसीलिए हमें लॉ बनाने वाले जो लेजिस्लेचर हैं उनकी विल, उनकी थ्योरी, उस लॉ को बनाने के पीछे की अंडरस्टैंडिंग को समझना है। वही खेल है सारा वही सारा खेल है इंटरप्रिटेशन का, कि हमें लॉ को इंटरप्रेट करना कैसे है। अलग अलग एक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक और सब्जेक्ट आएगा जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हो, विच इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट क्या होता है? वो बेसिकली उसकी कोई बेयर एक्ट तो नहीं होती, उसमें सिर्फ एक जनरल क्लॉजेस एक्ट होता है। पर उसकी जो किताब आप देखोगे ना, जो कमेंट्री उसकी होगी, काफ़ी अच्छी कमेंट्रीज लिखी हुई हैं काफ़ी अच्छे ऑथर्स ने, तो उसमें आप देखोगे जो लॉ होता है उसको इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए, कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, वो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट में सीखते हैं। बेयर एक्ट को लॉ, ठीक है, और स्टेट्यूट, एक्ट, ये सब बेयर एक्ट के ही नाम है। उसके अलावा केस लॉ कमेंट्रीज मेक सेंस ओनली आफ्टर रीडिंग द बेयर एक्ट। मैंने अभी आपको बताया था ना, जितनी भी कमेंट्रीज होती हैं, जितनी भी किताबें हमने देखी थी पिछले कुछ वीडियोस में, डॉट्स की बांगियाँ थी, आईपीसी की पिल्लई थी, वो सब कैसे बनेंगी? वो ये जो बेयर एक्ट है ना, इसी का ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया गया है कि कैसे आपने उन चीज़ों से डील करना है जो अब आपके सामने आएंगी। जो केस लॉज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं, अब केस लॉज कहाँ से बनेंगे? लॉ से तो आएंगे ना। अब जो लॉ होगा उसको इंटरप्रेट करा जाएगा, किसी केस में अप्लाई किया जाएगा, फिर एक केस को सॉल्व किया जाएगा, वही बन जाएगा केस लॉ। तो जो केस लॉ होता है ना, उसमें भी हम बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। उसके अलावा बेयर एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो,
हालांकि आप सबके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है, आप लोग देख चुके होंगे, पर फिर भी किन चीज़ों का, अब जब आप बैरक खोलोगे ना तो आप देखोगे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है, कुछ नंबर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ हेडिंग्स मिलेंगी, कहीं लिखा होगा ऑब्जेक्टिव, कहीं लिखा होगा प्रियम्बल, वो सब क्या चीज़ें होती हैं। देखो इसमें मेंशन नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी बैरक जब आप खोलते हो ना, पहला पेज उसका इंडेक्स का देखो। सबसे पहले इंडेक्स में आपको पता चलेगा कितने चैप्टर्स हैं या कितने पार्ट्स हैं, कितनी चीज़ों में उसे डिवाइड किया गया है, कितने शेड्यूल्स हैं, कुछ अपेंडिक्स हैं, ठीक है। अगले पेज पे जाओगे, 2-3 पेज में टाइटल इंडेक्स खत्म होगा, फिर आप देखोगे एक पेज आता है जिस पर लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न। इसको पढ़े बिना आप एंटर ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि जब लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, वो क्यों बनाया गया, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, ये लॉ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो उस पेज पे मेंशन है। जैसे अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि हम सीधा सेक्शन 1 पे जंप कर जाएंगे। नहीं, एक बात बताओ, मुझे किसी चीज़ क्यों बनी है उसका मकसद ही नहीं पता तो मैं उसको कैसे समझ पाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़े समय बाद स्ट्रगल करके हाथ पैर मार लूँ और मैं समझ भी जाऊँ, पर मुझे किसी के पहले से बनने के पीछे का मकसद पता होगा ना। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने देख लिया होगा, उसमें कुछ लॉन्ग टाइटल होते हैं, व्हाट द एक्ट इज़ अबाउट, प्रियम्बल में आया पर्पस इंटेंट बिहाइंड द लॉ। जो प्रियम्बल है ना, जहाँ पे सेक्शन 1 होगा, मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ, मेरे पास एक बैरर की कॉपी है, सेक्शन 1 से ऊपर यहाँ पे कहीं प्रियम्बल देखोगे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा चैप्टर, पार्ट्स, ऑर्गेनाइज सेक्शंस, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेंशन किया गया ना, ये कॉन्स्टी का एग्जांपल है, ठीक है। कॉन्स्टी में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे आर्टिकल 12 to 35 ऐसे। फिर आता है सेक्शन इंडिविजुअल लीगल प्रोविजन, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो सेक्शंस हैं वो बाकी अदर बैरक्स या अलग लॉज में मिलेंगे, जैसे आईपीसी है, ठीक है, आईसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, एचएमए है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा सबसेक्शंस, क्लॉजेस, प्रोवाइजो, डिटेल्ड पार्ट ऑफ अ सेक्शन। कुछ सबसेक्शंस देखने को मिलेंगे, कुछ क्लॉजेस देखने को मिलेंगे, कुछ प्रोवाइजोज देखने को मिलेंगे। ये होते, अभी आप सिर्फ अभी इनकी हेडिंग्स जानो कि कौन सी चीज़ क्या होती है। हम अभी नीचे प्रैक्टिकली देखेंगे एक बैरक की कॉपी में, ठीक है, हम प्रैक्टिकली एक बैरक की कॉपी में भी देखेंगे कि क्या सबसेक्शन है, क्या सेक्शन है, क्या पार्ट है, क्या चैप्टर है, क्या क्लॉज है, क्या प्रोवाइजो है, ठीक है, और क्या इलस्ट्रेशंस हैं, वेयर एप्लीकल गिव एग्जांपल स्पेशली इन आईपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, ठीक है। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। स्टेप 1, स्टार्ट विद द इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैंने अभी आपको बताया, अंडरस्टैंड द स्केलेटन ऑफ लॉ। स्केलेटन ऑफ लॉ, ढांचा क्या कहता है, तो वो जो ढांचा है ना, वो आपको टाइटल और टेबल ऑफ कंटेंट्स में पता चलेगा कि सेक्शन किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेट्यूट या एक एक्ट मैरिज रिलेटेड प्रोविजंस डील करता होगा तो वो हिंदू मैरिज एक्ट होगा, या हो सकता है वो मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, या वो पारसी हो, या वो क्रिश्चियंस का हो। पर कहीं ना कहीं जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात हो रही है, डिवोर्स की बात हो रही है, मेंटेनेंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा लगा लेंगे ये तो भाई फैमिली मैटर से रिलेटेड है ना। स्टेप 2, रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। सेक्शन 2, मोस्ट एक्ट डिफाइंस लाइक कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन। सेक्शन 2 जो हमेशा होता है, सेक्शन 1 हमेशा होता है कि कब से कब तक एक्ट शुरू हुआ या किस चीज़ को रिपील कर रहा है, वो सारी चीज़ें, या एक्ट का नाम क्या होगा बेसिकली। सेक्शन 2 में ना हम डेफिनेशंस देखते हैं, और जो डेफिनेशन होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको एग्जैक्ट उससे मीनिंग समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल पैरलेंस में, ठीक है, नॉर्मल पैरलेंस में अगर आपने लॉ ज्वाइन नहीं किया होता, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नॉन लीगल बैकग्राउंड है, आप अपने फादर के घर में किसी भी बड़े को पूछेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, उनके लिए दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। वो बोलेंगे बस दोनों सेम ही वर्ड्स हैं, जो जहाँ मन कर यूज़ कर लो। पर जितने लोगों ने अभी बैरक खोला होगा, पढ़ाई करनी शुरू की होगी, सबसे पहले तो उनका यही भ्रम मिटा होगा कि भाई लॉ में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। वो मुझे अभी उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि क्या फ़र्क है, पर जिन्होंने पढ़ा उनको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है। तो यही चीज़ होती है, डेफिनेशन डिफाइन करती है हर उस लीगल टर्म को, जो हमने पहले से अपने दिमाग में बिठा रखा होता है वो नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग डिफाइन करती है कि जो वर्ड टर्मिनोलॉजीज इस पूरे एक्ट में या किसी भी अलग एक्ट में आप पढ़ोगे उसका मतलब क्या होगा। स्टेप 3, रीड सेक्शन बाय सेक्शन स्लोली, 1 सेक्शन अ डे, वर्ड बाय वर्ड। अब आप जल्दबाजी ना करते हुए एक एक सेक्शन को उठाओ और उसको तोड़ के उसको पढ़ना, समझना, उसके नोट्स बनाना, उसके इंग्रेडिएंट्स निकालना, उसके मीनिंग को समझना शुरू करो। इसलिए आप बैरक को सिर्फ रीड मत करो, 2-4 बार रीड करोगे तो आपको थोड़ा इंग्लिश, क्योंकि बैरक इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप आगे कुछ वर्ड देखोगे जहाँ शैल होगा, मे होगा, ठीक है,
प्रोवाइडेड फर्दर होगा, और एक वर्ड होता है नॉट विथ स्टैंडिंग होगा, एग्जाम देखोगे। उसके बाद ब्रेक डाउन द लैंग्वेज, ये जो ब्रेक डाउन करने वाला है ना, यही सारा खेल आता है कि आपने अगर एक बैरेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैरेक्ट का एक सेक्शन है वो आपका आधे पेज में आ रहा है तकरीबन एक पैराग्राफ के, तो वो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होगा या कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे। अब बच्चों को एक चीज़ और यहाँ पे लगती है कि हमें इतना बड़ा बैरेक्ट याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, अब हम कैसे करेंगे, और कुछ बच्चे याद करने बैठ भी जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं हो पाती। यही तो टेक्निक्स और टूल्स आपने सीखने हैं ना, कि कैसे हमने पूरे बैरेक्ट को समझना है पर कुछ चंद वर्ड्स को याद करने से। ठीक है, अंडरलाइन कीवर्ड्स क्या होते हैं, लाइक शैल, में, इंक्लूड्स, नॉटविथस्टैंडिंग, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेट्रा। आगे हम देखेंगे। स्टेप 5, यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। ये हमें देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। आने वाले जब हम सेक्शंस को ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपके पांचों के पांचों जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर है। उसमें आपने केस मैट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, वो सब कुछ उसमें डील किया है। कौन से क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आते हैं, कौन से क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने डील की हैं। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख लेना। LLB फर्स्ट सेमेस्टर के नाम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस होंगी, पांचों सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी, वो चेक कर लो। उसमें मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट में सेक्शन को कैसे तोड़ते हैं, माइंड मैप कैसे बनाते हैं, टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन। मैंने अभी बताया सेक्शन 1 से लेके क्या 511 तक आप पूरे पढ़ोगे? नहीं ना, इसमें ना एक रीड विद की चीज़ें होती हैं। अब ये रीड विद क्या होता है कि हमें कभी कभी होता है सेक्शन 2 है ना, फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 ऑफ ICA रीड विद सेक्शन 10 होगा। अगर हमें सेक्शन 10 को पूरा समझना है तो उसमें हमें सेक्शन 2 से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये कनेक्शंस है, ये जो दिख रहा है ये कनेक्शन आप देखो, ठीक है, ये कनेक्शन है। इसके बिना हम पूरी इंटरप्रिटेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हमें मतलब ही समझ नहीं आएगा। सो हमें कुछ वर्ड्स को साथ में या सेक्शंस को साथ में पढ़ना पड़ता है। री रीड विद अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट रीडिंग वर्ड्स, सेकंड मीनिंग। पहले वर्ड्स को लिखो, फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप उसके पहले बैरेक को ब्रेक डाउन करके देखो, फिर उसकी कमेंट्रीज पे जाओ, और उसके बाद आप नेट वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो कि किसका मतलब क्या है, आपको बहुत अच्छा ब्रेक डाउन मिलेगा। बाकी इस चैनल पे अगर आप जुड़े रहोगे आपको हर चीज़ स्क्रैच से समझाई जाती है, आप जानते हो कि हम कितने अच्छे से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं।